इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन पर आपराधिक मामला चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं जो जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे थे उसका आज जो फैसला यहां पर निकल के सामने आया, जो बात यहां पर की जा रही थी कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और अब बात सामने आई है कि बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोप में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं समेत 19 नेताओं पर साजिश का मुकदमा चलेगा। और 25 साल पुराने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब यह कहा जा सकता है कि यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर लगा है। आडवाणी के साथ साथ उमा भारती और कल्याण सिंह तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको यहां पर बड़ा झटका लगा है और इनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। 1992 में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में एक बड़ी खबर कही जा सकती है। यहां पर आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट का यहां पर झटका लगा है, और आडवाणी के साथ साथ उमा भारती को भी यहां पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका लगा है। बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत कई लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चले या नहीं चले, इसको लेकर बात सामने आ रही थी। और अब जो बात निकल के सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला निकल के सामने आया है। आडवाणी समेत बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा यहां पर चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कहा जा सकता है मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत कई लोगों की मुश्किलें यहां पर अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अब आपराधिक साजिश का जो मुकदमा है वो यहां पर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई की बात जो निकल के सामने आ रही थी, अब जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल के सामने आया है, और ये बात कही जा सकती है कि यहां लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत तमाम लोगों की यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती है। और विवेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए मौके से। विवेक, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहां पर कहा जा सकता है, क्या कुछ निकल के सामने आया अभी तक? दरअसल जैसा पहले ही जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ये डिसाइड ही कर लिया था। उनको ये कहना था कि 120B का मुकदमा चलना चाहिए। जो 198/92 का FIR दर्ज किया गया था उसमें 120B की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी वो उनके खिलाफ चले, जिस मामले पे सुनवाई होनी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 120B का जो ये मामला है वो इनके ऊपर चलेगा। वो कल्याण सिंह आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे लोग थे जिनका नाम शामिल था, उनके ऊपर केशव कुंज में बैठ केशव उस विध्वंस के दौरान उनका वहां पे रहना और लोगों को उकसाना और इसके लिए प्रेरित करने के मामले में जो कॉन्स्पिरेसी थी 120B का मामला इनके खिलाफ चलना चाहिए। जो CBI ने अपने ज्वाइंट चार्जशीट में जो इनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी पाया था, जिसके लिए ट्रायल लखनऊ में चल रहा था, उसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इनको इस मामले में वहां पे जो वहां की जो कोर्ट है, वो सेशन कोर्ट है, वो इस मामले में चार्जशीट फ्रेम करेगी। वो इस मामले में उनको जैसा कि CBI की चार्जशीट में था कि इनको 120B के तहत इनको दोषी पाया गया था, अब उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल की, जो चार्जशीट दाखिल की उसमें CBI अब इसमें चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो वहां की सेशन कोर्ट है अब इस पे आगे सुनवाई करेगी। और एक सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई कि कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि इसमें ऑलरेडी 25 साल की देरी निकल चुकी है, इस वजह से डे टू डे हियरिंग होगी और 2 साल के अंदर इसको निपटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एक चीज और जानने वाली कि जो कल्याण सिंह कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे राजस्थान के गवर्नर है, उनके लिए साफ कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इशू है उसके लिए आगे जो प्रोसीडिंग हो वो करेंगे, लेकिन जो और लोग हैं उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी 120B का मामला चलेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि इनके ऊपर 120B का मामला चलेगा। जी, यानी ये चीज कही जा सकती है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था विवेक, जैसा कि अभी आपने इस बारे में जानकारी दी है कि डे टू डे हियरिंग यहां पर चलेगी, उस बारे में और तफसील से मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि पहले ही मामला काफी पुराना हो चुका है, काफी वक्त यहां पर निकल चुका है, तो जल्द इस मामले का रिजल्ट निकले। जैसे कोर्ट का भी कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ यहां पर इंसाफ करना है, तो जल्द से जल्द ये मामले का रिजल्ट निकल के सामने आए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ यहां पर कोशिश की गई है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, शुरुआती ऑर्डर में सबसे पहले उन्होंने कहा कि 120B जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है वो चलना चाहिए,
और जो लखनऊ की सेशन बेंच है वो इसको देखेगी और डे टू डे हियरिंग करके 2 साल के अंदर इसको निपटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में ऑलरेडी जांच कर रखी थी। जो जांच करने के बाद ही उन्होंने जो ये 120B के तहत इन लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी की बात इसमें अपनी जो चार्जशीट थी उसमें फ्रेम करके जो बोला था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट चार्जशीट में इनका नाम दिया है तो इनके खिलाफ 120B का मुकदमा चलना चाहिए, और इतनी देरी के बाद अब इसकी डे टू डे हियरिंग की जाए और 2 साल के अंदर इस मामले को निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस चीज को इंडिकेट कर दिया है। तब ये देखना होगा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस हिसाब से 2 साल के अंदर इस मामले को कितनी जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की टाइम बाउंडिंग कर दी है। अब ये मजबूरी है लोअर कोर्ट की, सेशंस कोर्ट इसको डे टू डे बेसिस पे इसकी हियरिंग करेगा और जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। जो आपराधिक साजिश का मामला यहाँ पर है वो इन पर चलता रहेगा और डे टू डे हियरिंग 2 साल की यहाँ पर बात कही गई है। और एक बार फिर हम अपने तमाम मेहमानों के साथ यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे। जस्टिस मिश्रा, जो फैसला यहाँ पर निकल के सामने आया है, मुश्किलें निश्चित तौर पर आडवाणी, जोशी, उमा भारती इनकी यहाँ पर बड़ी हैं, किस तरह से देखा जाए? और जो इंसाफ देने की बात यहां पर कोर्ट ने कही है कि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ होना चाहिए, टाइम लिमिट भी यहां पर बाउंड कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दे दिया है तो उसको तो सर्वमान्य हो गया, और खास तौर देखिए हाई कोर्ट को भी माननीय सर्वमान्य होगा, और इसके बाद जो निचली अदालत पर उस पर जो डायरेक्शन हाई कोर्ट देती है उसको सर्वमान्य होना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है 141 में लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, और 142 आर्टिकल के अंतर्गत जो संविधान में दिया गया उसमें जो कि डायरेक्शन है उसको मान्य करना पड़ेगा, डे टू डे करना पड़ेगा और इसको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। इसको अपेक्षा ये की जाएगी सब लोग उसके निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसको सहयोग करें, केस को से एक अपने अंतिम सीमा तक पहुंचाएं, जिसका जो पक्ष है वो रखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ की देखिए क्या आउटकम होता है, क्योंकि सारे फैक्ट्स और साक्ष्य के आधार पर अभी बहुत कुछ चार्जेस फ्रेम होंगे, सब कुछ होगा, साक्ष्य रखे जाएंगे और इसके बाद जो कुछ आउटकम होगा देखा जाएगा। अभी देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है इससे ये बात जरूर पता लगी, देखिए सबकी आस्था जो सर्वोच्च न्यायालय में रहती है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, ये मैं स्वयं न्यायपालिका के रहने के न्यायाधीश के रूप में कहता हूँ। देखिए वहाँ ये होता है कि बस कानूनी बस क्या चीज़ होना चाहिए, और जैसा ये इंडिकेट किया गया है माननीय राज्यपाल होने के नाते उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, जब तक वो संविधान के उस पीठ पर रहते हैं उनको किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद उन पर केस चलेगा और जो कोई आउटकम होगा उसके जो है मेन धाराएं जो सेक्शन 153A 505 और वो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120 भी है, अब इस किस हद तक देखिए प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाता है, ये सारी चीज़ें फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड हैं, साक्ष्य जो आएंगे उनके सामने है। लोगों को अपेक्षा ये की जाती है सब सहयोग करें और जो न्यायपालिका का जो एक है प्रवाह है उसको एक अंतिम सीमा तक पहुंचाएं। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर आ गया है और मुश्किलें अब यहां पर निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। हालांकि कुछ समय पहले उमा भारती का बयान भी निकल के सामने आया था कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं है, वो जेल जाने को भी तैयार है, फांसी पर लटकने को भी तैयार है। देखिए, एक तरह से ये देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम जो इस आज के फैसले में मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानता हूं वो ये है कि उन्होंने डे टू डे हियरिंग की बात कही है और 2 साल में इस मामले का फैसला करने की बात की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। क्योंकि अगर मामला ऊपर से नीचे आ जाता और फिर अगले 25 साल वो चलता तो शायद तब तक जिन लोगों पर आरोप है वो लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो कम से कम ये बहुत देर पहले ही हो चुकी है। उस वक्त के इस मामले से जुड़े अयोध्या के जो डीएम थे, फैजाबाद के जो डीएम थे, फैजाबाद के जो एसएसपी थे, वो और बहुत सारे लोग इस बीच दुनिया से जा चुके हैं और निश्चित तौर पर डे टू डे हियरिंग में भी अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अब सीधे सीधे अदालत के संज्ञान में आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिन लोगों की गवाही, बहुत महत्वपूर्ण लोग ऐसे हैं जिनकी गवाहियों की जरूरत होगी, उनमें से बहुत सारे लोग अब दुनिया में नहीं है। तो इसके बावजूद ये रोजाना अगर इसकी हियरिंग होती है, जैसे कि अयोध्या का जो विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर जो मामला था उस पर भी जिस तरह से हाई कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हुई थी, उसी वजह से उसका फैसला जल्दी आ सका था। तो अब इस मामले में एक उम्मीद बधी है कि 2 साल बाद ही सही, लेकिन अयोध्या के मामले पर जो दागी हैं उनको सजा मिलेगी,
जो बेदाग हैं वो अपने को मुक्त मान सकेंगे, हमेशा के लिए मुक्त मान सकेंगे। लेकिन फिर इसमें एक मुझे एक तरह का एक खतरा फिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो वक्त है 2019 के अगले लोकसभा चुनाव के आसपास 2 साल की सीमा लगभग उस वक्त खत्म होगी, और जिस तरह से इस मामले के कुछ पक्षकारों ने पहले से इस मामले को, उमा भारती के बयान का भी आपने जिक्र किया, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, तो ये आशंका भी है कि इस मामले को फिर से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा सकती है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन अगर जैसे हाईकोर्ट ने जब हियरिंग अयोध्या मामले की थी तब उसकी जो डे टू डे जो प्रोसीडिंग्स अदालत के अंदर होती थी उनकी रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध किया था, उनके बारे में किसी सार्वजनिक बयान, सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर प्रतिबंध किया था। अगर इस मामले पर भी कुछ इस तरह का दिशा निर्देश आए तो कम से कम जो रोजाना के बयान हैं उनको लेकर अदालत के बाहर मामले को राजनीतिक रंग देने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, उसको रोका जा सकेगा। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है इस तरह की भी कोई बात आने वाले दिनों में सामने। जी, डॉक्टर रावत किस तरह से देखते हैं, और जो जैसा गोविंद जी ने कहा कि आपको लगता है कि यहाँ पर राजनीतिक रंग देने की अब कोशिश की जा सकती है इस मामले को? हिमांशु जी, जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वैसे तो हमारा समाज और हिंदू इतना सॉफ्ट है कि वो किसी भी कोर्ट के फैसले को मान लेता है, लेकिन ये 80% हिंदुस्तान की जो जनता की भावना है उसके खिलाफ ये फैसला है। अगर कोर्ट को इसी प्रकार जल्दी फैसले करने थे तो अभी जो 25-30 साल से ये राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था उससे पहले से लटका हुआ था, और अगर ये फैसले पहले कर दिए जाते डे टू डे तो शायद ये स्थिति ना आती। इसलिए सम्मान करता हूं मैं कोर्ट का, लेकिन साथ में मैं अपने न्यायाधीशों को और कोर्ट को यह भी बताना चाहता हूं कि एक धर्म के लिए, एक की भावना के लिए फैसले लचर होते हैं और दूसरे के लिए सख्त होते हैं, जबकि नेताओं का कोई इसमें रोल नहीं था। इसमें जनता इन्वॉल्व थी, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी, इसमें मॉब इन्वॉल्व था, लोगों की भावना इसमें हाथ हुई थी। साहब, ये भी तो कहा जा रहा था कि जो जनता है उसका नेतृत्व तो यही राजनेता कर रहे थे। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब विस्फोटक स्थिति हो जाती है, जैसे कश्मीर में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, वहां नेताओं के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। अब वहां पर मुख्यमंत्री के रहते हुए वहां सेना के जवान मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको कुचला जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, तो क्या सजा वहां मुफ्ती महबूबा को होगी, वहां की सरकार को सजा होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन कुछ नेता वहां पर हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बढ़ावा देते हैं। हिमांशु जी, बिल्कुल नहीं। मैं वहां था, स्वयं आडवाणी जी माइक लेकर के सबको निवेदन कर रहे थे कि भाई मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप ढांचे से हट जाइए, ढांचे को हाथ मत लगाइए। स्वयं वहां पर मुरली मनोहर जोशी साहब ने, और वहां अटल जी स्वयं उठ करके चले गए, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट नहीं करता, मैं जा रहा हूं। मैं खुद वहां पर उस स्पीच को सुन रहा था, तो यहां पर मुकदमा चलाने का कोई रह ही नहीं जाती कोई बात के उनके ऊपर मुकदमा चला जाए। जो बड़े जो नेता लीडरशिप जो थी, वो मॉब लीडरशिप जो थी, जो वहां पर मंच पे जो लोग बैठे थे वो इसका विरोध कर रहे थे। पब्लिक का उत्साह जितना था कि उनमें जो उन्होंने ये काम किया, ये मुकदमा अगर चलाना ही था तो पब्लिक के चलाना चाहिए था। और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस मामले में कल्याण सिंह भी एक अभियुक्त थे, तो कल्याण सिंह, अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। सर, अगर ऐसे मामले में किसी गवर्नर या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे किसी आदमी के खिलाफ इस तरह का फैसला आता है तो क्या मोरल ग्राउंड पे वो रिजाइन कर सकते हैं? हाँ, मोरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी मिली हुई है, तो जब तक वो गवर्नर है तब तक वो रह सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि वो रिजाइन करें, बट मोरल ग्राउंड पे अगर वो करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू। तो जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई होगी, और जैसा कि कहा जा रहा है डे टू डे यहाँ पर हियरिंग होगी, और 2 साल में ये फैसला निकल के सामने आएगा। मुश्किलें निश्चित तौर पर साफ यहाँ पर बढ़ गई हैं, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल है, उमा भारती भी शामिल है, कल्याण सिंह भी, मुरली मनोहर जोशी भी, और बीजेपी के कई नेता हैं जिन पर ये भी आरोप लगा था कि भीड़ में, यानी जो जनता है, जनता की धार्मिक भावनाएं यहाँ पर भड़की, और उसके बाद जो भी हुआ उसका खामियाजा सभी ने भुगता।
वहीं हमारे खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने पहले ही बता दिया था कि मामला 120B के तहत आता है और मामले को रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट किया जा सकता है। कोर्ट के अंदर जस्टिस घोष और जस्टिस नरीमन इन दोनों का ये विचार था कि इस मामले को एक ऐसे जज को सौंपा जाए जो कि केवल इसी मामले की सुनवाई करे और तब तक इस मामले की सुनवाई करे जब तक कि ये मामले का फैसला नहीं आ जाए, तब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। और हाई कोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि उनका वो तबादला नहीं करे। रहा सवाल रायबरेली के मामले का, तो रायबरेली के मामले को लाना चाहते थे जब वो यहाँ पे, तो उन्होंने कहा हमारी राइट टू अपील जाएगी, हमारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन 120B की ऐड करने के बाद उनका कहना है कि आपकी ये राइट टू अपील नहीं जाती, स्पेशल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बनता है और आपको वहीं इसकी सुनवाई होगी। ये जो मामला है इसको मैं ज्यादा केस के फैसले से नहीं जोड़ के देखता हूँ। मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 12-13 ऐसे जो बड़े नेता हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पदों के भी दावेदार हैं, उनकी दावेदारी से उनको पिछड़ते हुए देखता हूं इसमें फैसले से, अगर ऐसा फैसला कोई आता है तो। बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आ गई है कि अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी और मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर भी आएंगी। जैसे कुछ देर पहले डॉक्टर रावत ने अपनी बात रखी थी, मैं यही बात काजमी साहब आपसे पूछना चाहता हूं इस पूरे मामले में कि जो बात यहां पर कही थी कि डे टू डे यहां पर हियरिंग चलेगी और 2 साल के अंदर इसका रिजल्ट निकल के सामने आना चाहिए, कोशिश यहां पर जो की जा रही है न्यायपालिका की तरफ से, क्या सराहनीय है? हाँ, देखिए एक बात तो मैं बहुत इसके साथ कहना चाहता हूं कि 2 चीजें हुई हैं कि एक तो हमारी न्यायपालिका ने फिर ये साबित किया है, देश के लोगों को ये आश्वासन दिया है कि हम आपकी कोई भी चीज है उस पर हमारी नजर है, अगर कोई ज्यादती होती है या नाइंसाफी होती है उस पर हमारी नजर है। और देश की CBI ने फिर यह साबित कर दिया है कि जो लोग उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, उसने फिर यह साबित किया कि रिक्वेस्ट करके कि इस केस को चलाया जाए। तो ये 2 चीजें बहुत ही क्लियर हुई हैं। और आगे चल कर के ये कि किसका कितना जुर्म है, उसमें मॉब का कितना वो है और उन लोगों का कितना, जैसे अभी रावत जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त उठ के चले गए और आडवाणी जी भी ये बात कह रहे थे। तो अब ये हमारा जो जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी, जो हमारी भाईचारा था, जो हमारी एकता और अखंडता थी, वो उससे प्रभावित हुई थी। ये एक मौका फिर आया है कि न्यायपालिका के जरिए से हमारे दिलों को में जोड़ पैदा होगा और ऐसा सर्वमान्य उसका हल न्यायपालिका निकालेगा कि मैं ये फिर ये कहना चाहूंगा देश के लोगों से कि हम अपने इन मंदिर और मस्जिद के मसलों की लड़ाइयों को भूल करके फिर अपने उस तरफ चलें कि जो पिछले शासकों ने, चाहे उसमें मुस्लिम शासक रहे हों, चाहे वो राजा महाराजा रहे हों, उन्होंने देश की जनता को कमजोर ही किया है। आज प्रजा के पब्लिक के पास ये ताकत है कि ऐसे अच्छे लोगों को चुने कि जो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं और शिक्षा का प्रबंध करें और आगे चल करके हमारा भाईचारा, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता वो मजबूत हो। यानी अल्लाह भगवान खुदा के नाम के ऊपर हमारा भाईचारा प्रभावित नहीं होगा। काजमी साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी है और ये स्वागत योग बात है और अब्बास साहब ने भी रखी है, मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन बात जब धर्म की और भावना की आती है, आपने तो बोल दिया गंगा जमुना तहजीब है, आपकी तो मस्जिदों पे कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन जहां भगवान राम का जन्म हुआ है उसके लिए हमारे जैसे लोग आहत हैं, तो आप लोगों को बढ़ के आगे आना चाहिए कि जगह आप अपना वहां से जो आपने जो दावा पेश कर रखा है उसको हट जाएं और वहां भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो प्यार आपस में हो जाएगा। फिर तो हम बहुत गले से मिलेंगे क्योंकि आपने हमारे धर्म की इज्जत की, भगवान राम की इज्जत की। तो मैं समझता हूं यहाँ कहना बड़ा आसान है लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे उतरना बड़ा मुश्किल है। अगर आप जैसी बुद्धिमत्ता, आप मानते हैं कि कहना आसान है, प्रैक्टिकल बेस पर उतरना थोड़ा सा मुश्किल है, और कितनी बातों से यहाँ पर आप सहमत होते हैं और जो फैसला यहाँ पर निकल के आया उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, जो फैसला आया है उससे हिंदुस्तान की आवाम को अदलिया के ऊपर एक भरोसा कायम हुआ है कि हमारी अदालत जो है वो जाग रही है और उसकी हर चीज़ के ऊपर नज़र है। और मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से भी कह चुका हूँ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला अदालत के अंदर न तय हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप आपसी बातचीत से, टेबल टॉक के जरिए से हल कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद का विवाद, मसाइल टेबल पर बैठ के हल हो। देखिए, अदालत के अंदर एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है, एक आदमी जीत के निकलता है, एक आदमी हार के निकलता है। आज अदालत के अंदर कुछ लोगों के ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए, तो क्या हम मानेंगे उसको, चाहे जो फैसला दे, जो फैसला दे, हाँ बिल्कुल मानेंगे, हाँ बिल्कुल मानेंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय फैसला जब दे रहा है तो हमको मानना ही मानना है, चाहे वो किसी के हक में दे, वो तो मानना ही मानना है ना। इसलिए उसके बड़ी कोई अदालत है नहीं।
उससे बड़ी कोई अदालत तो है नहीं यहाँ। अब किसकी क्या हम इंतजार करेंगे, किस अदालत को दे देगा उसको मान लेंगे, क्या जिसके पक्ष में दे दे। मौलाना जलाल अशरफ, किस मस्जिद के आप इमाम? मोहल्ला कदियाना, अयोध्या फैजाबाद, इमाम, पेश इमाम जी। तो मौलाना जलाल अशरफ का यहाँ पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है और उसका जो भी फैसला निकलकर सामने आएगा वो सर्वमान्य होगा, उसको तहे दिल से माना जाएगा, उस पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि एकता यहाँ पर बना के रखनी है, वो एकता निश्चित तौर पर यहाँ पर दिख रही है और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर माना जाएगा। मैं गोविंद जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और जब बाबरी विध्वंस का वक्त था उस वक्त आप भी मौके पर वहां पर मौजूद थे, आप देख रहे थे अपनी आंखों से तमाम घटना को, किस तरह से क्या हो रहा था, किस तरह से वहां पर मॉब बना, किस तरह से वहां पर हालात पैदा हुए थे। आप उसका अच्छे से विश्लेषण भी कर सकते हैं। जो हालात उस वक्त वहां नजर आ रहे थे और ऐसे में जो फैसला यहां पर अब निकल के सामने आया है, क्या किसी भी तरह से यहां पर इंसाफ कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि यार ठीक है ये फैसला सही है? और कितनी परेशानी अब हो सकती है दोबारा से गवाहों को इकट्ठा करने में, पर डे हियरिंग करने में? हिमांशु, अपनी बात कहने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण यहाँ पर देना चाहता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर रावत की तरफ से ये कहा गया था कि उस दिन अटल जी भी वहाँ पे थे और वो वहाँ से उठ के चले गए थे। ये सत्य नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से वापस चले गए थे और वो अयोध्या गए नहीं थे, घटना के वक्त वो वहाँ पर थे नहीं। ये स्पष्टीकरण देना मैं जरूरी समझता हूँ। दूसरी बात, जो जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, ये सच है कि अटल लाल कृष्ण आडवाणी भीड़ को बार बार वहां से वापस आने के लिए कह रहे थे, लोगों को वहां से वापस आने के लिए कह रहे थे। ये भी सच है कि उस वक्त स्थितियां ऐसी नहीं थी कि उस पर कोई भी नियंत्रण कर सकता। अगर शायद फायरिंग होती तो मरने वालों की तादाद सैकड़ों में हो सकती थी, क्योंकि एक जुनून वहां पर मौजूद भीड़ पर था और जो लोग विध्वंस करने वाले लोग थे उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि अगर जो गुंबद है वो गिरेगा तो उसके नीचे गिर के वो खुद दफन हो सकते हैं। इस तरह का भी वहां पर कोई उन लोगों को भय नहीं था, एक उन्माद लोगों में था। और जो भी नेता वहां पर थे उनके वश में नहीं था, जो प्रशासन के लोग थे उनके भी वश में नहीं था कि वो किसी तरह से उस भीड़ को अत्यधिक हिंसा का प्रयोग किए बिना उसको नियंत्रण में ला सकते थे। दूसरी बात जो आपने कही कि किस तरह की परिस्थितियां बीजेपी के नेताओं के लिए हो सकती हैं, निश्चित तौर पर जब उस दिन दो अलग अलग मुकदमे लिखे गए थे, 197, 198, तो उसी वक्त जो स्थानीय प्रशासन था उनको ये निश्चित तौर पर लगा होगा कि ये लोग घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मामला हुआ था। और उसके बाद से इतने वर्ष तक अलग अलग तरह से अलग अलग अदालतों में ये मामला अलग अलग रूप में चलता रहा, टलता रहा। एक बार राहत भी लोगों को मिली, अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस मामले में हस्तक्षेप किया है। तो मुश्किलें तो निश्चित तौर पर लोगों की होंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब बहुत सीमित साधन हैं जिनके आधार पर मुकदमे का निर्णय हो सकता है। कुछ जो सीबीआई के जुटाए हुए साक्ष्य हैं, उस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, उनके अलावा गवाहों को मुझे नहीं लगता कि सारे गवाह उपलब्ध हो पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं नहीं, बहुत सारे लोगों के पते इतने ज्यादा बदल चुके होंगे कि संभव नहीं, खासतौर पर पत्रकारों वाले मामले में, कि उनको दोबारा से बुला पाना संभव होगा या नहीं होगा। बहुत अलग अलग तरह के गवाह हैं और उन सारे गवाहों को जुटा पाना तो बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर डे टू डे हियरिंग होती है तो कम से कम जो जिम्मेदार माने गए हैं लोग, जिनको आरोपी बनाया गया है, उन लोगों के लिए ये स्थिति साफ हो जाएगी कि अगर वो उन्होंने अपराध किया है तो वो सजा पाएंगे, और अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है तो वो इस कम से कम एक अपराध बोध से मुक्त हो सकेंगे। लंबी प्रक्रिया है, इसमें बाधाएं अभी भी होंगी। आसान नहीं है कि डे टू डे हियरिंग भी 2 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो विध्वंस का मामला था बाबरी मस्जिद के, उस मामले के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपराध जिन लोगों पर प्रथम दृष्टया माना गया था, उनके खिलाफ अब अंतिम तौर पर जो अपने अंतिम निष्कर्ष के लिए है वो शुरू हो चुकी है।
जस्टिस मिश्रा किस तरह से यहाँ पर देखेंगे? अगर कल्याण सिंह की बात की जाए तो उन्हें एक इम्यूनिटी यहाँ पर मिली है, इस वक्त वो राज्यपाल हैं और ये इम्यूनिटी उनके लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब सुनवाई चल रही है, सुनवाई में वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और ऐसे में उनको वो इम्यूनिटी नहीं लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, उनके इम्यूनिटी लेने न लेने की नहीं सवाल है। माननीय राज्यपाल जितने दिन रहेंगे, माननीय ऑनरेबल गवर्नर रहेंगे, वो उनको संवैधानिक इम्यूनिटी प्राप्त है, इसमें उनके लेने न लेने की बात नहीं है। जैसा मैंने आपको संकेत किया, क्योंकि मैंने मौलिक जो दस्तावेज थे उसमें देखे थे, अपने हाथ से उन्होंने लिखा था कि ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसका नैतिक अपना उत्तरदायित्व, तो उन्होंने जो भाषा लिखी थी उस समय वैसे मुख्यमंत्री के रूप में, और उन्होंने मैं इस पर त्याग पत्र देता हूं। अब उन्होंने उस पर समय अपने निर्वाह करते हुए अपने नैतिक मूल्यों का जैसे भी होगा मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है जिस ऑर्डर से 2001 में सीबीआई कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जैसे पुराने चार्जशीट दाखिल थी, 1994 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और दोनों केसेस एक साथ चल रहे थे उस वक्त। एक जजमेंट की वजह से, यहाँ 2001 का एक जजमेंट था भल्ला साहब का, उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे और कॉन्स्पिरेसी केस उसमें बहाल हो गया है, तो इसलिए केस अब लखनऊ में चलेगा। डे टू डे हियरिंग की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कि अब क्या मस्जिद बनाए जाने का रास्ता? देखिए, मस्जिद, इसका कोई ताल्लुक मस्जिद बनाने से नहीं है, इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। इसका कोई ताल्लुक टाइटल केस से नहीं है, ये है फौजदारी का केस, इसमें सज़ा दी जाती है। अगर मुलजिम पाए जाएंगे तो सज़ा दी जाएगी वरना छोड़ दिया जाएगा। इसका कोई ताल्लुक मस्जिद के कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं है। क्या लग रहा है कि 2 साल का जो वक्त दिया गया है, डे टू डे हियरिंग की बात की गई है, सज़ा मिलेगी? अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसको अब कोई इग्नोर फैसला होगा और हमें उम्मीद ये है कि चूँकि इन लोगों ने डिमोलिश ने तकरीरें भी की हैं, सबके सामने है और गवाहियाँ काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, ज़्यादातर हिंदू गवाह हैं उसमें, वहाँ के जो अखबार वाले लोग ही गवाह हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनके गवाही की रोशनी में सजाएं होंगी इन लोगों को। दिस इज़ नॉट केस ऑफ टाइटिल, दिस रिलेट्स टू द केस ऑफ डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद फॉर विच चार्जशीट्स वर फाइल्ड इन 1994। जी, जस्टिस मिश्रा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो यहाँ पर जैसे कि साफ हुई है कि ये टाइटल मतलब जो कुल मिला के यहाँ पर बात कही है कि ये मामला इस बात से जुड़ा हुआ है कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था तो ऐसे में किसकी क्या भागीदारी थी और क्या उसमें उनका हाथ था। अगर ऐसा है तो उनको यहाँ पर साफ तौर पर अपराध जो उनकी तरफ से अगर सिद्ध होता है तो उनको यहाँ पर सजा भी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जस्टिस मिश्रा, जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि इसमें सुनवाई होगी, इस पूरे मामले में फैसला जो भी निकलकर सामने आएगा, डे टू डे हियरिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो इम्यूनिटी की यहाँ पर बात की जा रही थी, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है, माननीय राज्यपाल होने के नाते उनको ये कहना कि मैं इसके इम्यूनिटी को नहीं लेता हूं या लेता हूं, ये माने नहीं रहता। उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त है तो प्राप्त होगी। अब ये रहता है कि देखिए, उस समय उन्होंने त्यागपत्र माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब अगर वो उनका स्वयं का फैसला है, वो त्यागपत्र देना चाहें दे सकते हैं और नहीं है तो कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी हो सकता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट में मान लिया कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, वो बैठे हुए देखे वहाँ लखनऊ में थे, वहाँ से बैठे हुए समागम ऐसा हुआ था जो धार्मिक कह दीजिए जज्बात है या जिस तरह से ये लोग प्रवाह था, वहाँ इकट्ठा लोग हुए थे, उनका कितना नियंत्रण था। लेकिन वो उस समय का जो उन्होंने कहना था, केस भी चले, वो अंदर जेल में भी गए। अब ये उनका अपना निर्णय है, को छोड़ भी सकते हैं और नहीं है तो उन पर ये होगा कि जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो फैसला होगा उन पर बाध्य, उन पर लागू होगा और उसमें आवाम के सामने हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन लोग, किन लोगों का बाबरी मस्जिद की शहादत में हाथ था। We welcome the decision of the Supreme Court in the Babri Masjid demolition case, and we think that now, as the Supreme Court has very rightly said, that there must be a day-to-day hearing and a final decision must be made within 2 years. So from now
तो फिरंगी महली साहब ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब उन लोगों की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में किसका नाम शामिल था। यहाँ पर बात अगर मैं करना चाहूँ डॉक्टर रावत साहब से, अब काफ़ी जो बात निकल के सामने आ रही है कि इंसाफ होकर रहेगा, जिसने यहाँ पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की थी उन लोगों पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या ये जो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि 2 साल में रिजल्ट निकल के सामने आना चाहिए, डे टू डे यहाँ पर हेयरिंग हो रही है। कुछ समय की बात यहाँ पर पहले की याद आ रही है कि जब अयोध्या मामले में ही कहा जा रहा था कि जल्द इसकी भी सुनवाई होनी चाहिए, जल्द इसका ही फैसला निकल के सामने आना चाहिए, लेकिन जल्द सुनवाई से यहाँ पर इनकार कर दिया गया था। तो उसमें भी एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए जल्द सुनवाई की, ऐसा आपको लगता है? हिमांशु जी, समस्या ये है कि बार बार अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम जो नुमाइंदे हैं कि अच्छा होगा फैसला होगा, उनके ऊपर केस चलेगा। अरे केस उनके ऊपर भी तो चलना चाहिए ना, जो मंदिर को तोड़ा था उनके ऊपर केस कौन चलाएगा? यानी ये ऐसे घूम रही है, रॉल घूम रहा है। लेकिन अगर ये केस चलता है और जो नेता कहीं इस प्रकार से अगर इनको पद छोड़ने पड़ते हैं या कहीं ऐसे संगीन अपराधों में जैसे जो उनके ऊपर धारा लग रही है, तो इससे हिंदुओं की भावना और भड़केगी और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, को सोचना चाहिए कि ये नेताओं की कोई गलती नहीं थी, इसमें पब्लिक का अपना एक जुनून था, भक्तों का जुनून था। जैसे बाकी सब पर आरोपी बनाया गया, कल्याण से लोग देंगे, आरएसएस के लोग देंगे, उनके चेला सुशील मोदी देंगे बिहार के, और रविशंकर या जो भी देना होगा देंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ कि मुकदमा चले या मुकदमा नहीं चले, कंस्पिरेसी वाला, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अपने स्पष्ट नहीं किया, नरेंद्र मोदी के हाथ में सीबीआई है। सीबीआई ने खुद खड़ा होकर के और कहा कि नहीं, लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास। जब सरकार बोल रही है कि मुकदमा चलना चाहिए, ये तो उनके अंदरूनी मामले, उनके अंदर के खाने का ये सब खेला है। ईयर में बहुत चर्चा था कि इस बार आडवाणी जी को ये लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, मार्केट में ही चर्चा था। तो इतना खतरनाक पार्टी है ये आरएसएस और ये जब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, कि अपने परायों का भी ये ख्याल नहीं करता है। और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। ये बिल्कुल सोची समझी राजनीति, और ये तो उनका खुद सरकारें कह रही है, तो हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सीबीआई अंग है, और जो सरकार चाहती है वो सीबीआई बोलता है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक खेल जिन लोगों ने गिराया उनको सजा मिलना चाहिए। और विवाद में है बाबरी मस्जिद का मामला, ढहाने का बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। देखिए अभी का जो एपिसोड है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है कि लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, तो उसका बेस है सीबीआई, सरकार। और कोर्ट क्या कहेगा, सरकार का स्टैंड है कि नहीं केस चलेगा। और ये भी शायद कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विदिन 2 इयर्स इसको ट्रायल करके फाइनलिटी आप करिए। 2 साल के अंदर इन चीज़ों को जांच लीजिए। तो हम तो लगातार सांप्रदायिक और कम्युनल फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, भाईचारे के लिए लड़ रहे हैं। कितने लोग, अब ये लोग तो है गुरु गोलवलकर का सब चेला है, सब गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट में जो सब लिखा है। तो ये बिल्कुल जो है बहुत, हमने तो अभी न मांग किया था कि भाई यूपी चुनाव में जो अटल बिहारी वाजपेयी जो बेड पर गए, क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए। लोग ध्यान नहीं दिया। बड़े कदावर नेता अटल जी का हम लोग आदर करते हैं, तो आज बेड पर हैं।
भाजपा में तो आजकल कोई तो नेता कोई चौक और चौराहा पर नजर नहीं आते। तो कहीं से जोगी निकल रहे हैं, कहीं से भोगी निकल रहे हैं, और सारे देश को लोग बिल्कुल तबाह तंग करके गांधी बाबा का हत्यारा किस मुंह से ये गांधी जी का जयंती आ रहे हैं शताब्दी मनाने के लिए बहाना बना रहे हैं। सारे फ्रीडम फाइटर्स आए थे देश भर के, ये लोग बहिष्कार करके बहाना बना करके अपमानित किया। फिर एक कट्टरपंथी लोग नाथूराम गौडसे हमारे बीच से गांधी को छीन लिया और किस मुंह से हे राम कह के गांधी जी धरती पर गिर गए। और ये पूरा मामला इसका अभी तक इस सब उत्तर अभी नहीं दे रहा है। एक तरफ गांधी बाबा का के नाम पर पाखंड करना, जो हत्यारे कैसे मना रहे हैं भाई, कैसे हमें सुना आगे अमित शाह कौन कौन लोग आने वाले हैं जाने वाले हैं, कैंसिल हो गया। हाँ तो ठीक है, राधा मोहन जी तो आधा मोहन है, वो अपना क्षेत्र बनाने के लिए अपना पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना लोग कर रहे हैं। मांग करेंगे कि उमा भारती को मंत्रिमंडल पर कहते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना है कि सरकार की सीबीआई है और सरकार की तरफ से ही ये सब कुछ किया गया है। बात तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी यहां पर जोड़ दी है। गोविंद जी, इस बयान पर क्या कहा जाए कि सरकार ने ये सब कराया है, सरकार की ही सीबीआई है, जो सरकार चाहती है वो सीबीआई कहती है और फिर ये पूरा सरकार की तरफ से कराया गया है। देखिए, लालू यादव अब जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो अपनी इसी तरह की शैली के लिए जाने जाते थे और अब तो वो उम्र के उस पड़ाव में है कि इस तरह की शैली उनकी स्वाभाविक शैली हो सकती है। हर बात में उन्हें साजिश दिखाई दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के बीमार होने पर भी साजिश उनको दिख रही है। वो सरकार को, बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के नेताओं को गांधी के हत्यारा कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो लालू यादव हैं। तो इसलिए लालू यादव की बात का कोई मुझे लगता है कोई गंभीर राजनीतिक संज्ञान तो शायद किसी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो बात उन्होंने एक साजिश के तौर पर, एक आरोप के तौर पर कही है, वो बात कहीं न कहीं ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस केस के दोबारा से एक तरह से चर्चा में आ जाने से और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद से कम जो लालकृष्ण आडवाणी को एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में लाया गया था, उन चर्चाओं पर तो विराम खुद ब खुद इससे लगता है। ये बात बिल्कुल सच है और मुझे लगता है, हालांकि इसको किसी साजिश के तौर पर देखना शायद ये राजनीतिक आरोप हो सकता है। ये व्यवहारिक तौर पर ये बात कितनी सच है ये तो कहा नहीं जा सकता बहुत साफ, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब कम से कम लालकृष्ण आडवाणी के लिए बहुत आसान नहीं है कि अब वो उस उम्मीदवारी के दावे के लिए एक चर्चित नाम के तौर पर, एक उपयुक्त नाम के तौर पर सामने रह सके। बिल्कुल जस्टिस मिश्रा, क्या ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रपति पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी ही हैं जो सबसे आगे होंगे, लेकिन अभी की परिस्थितियों और अभी जिस तरह के हालात देख रहे हैं उससे लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से अल्पविराम भी नहीं, पूरा विराम लगा देना चाहिए। देखिए हिमांशु जी, राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो राजनीति के ऊपर हटके होता है और जब राष्ट्रपति हो जाता है यानी प्रेसिडेंट हो जाता है किसी देश का, हमारे देश का, तो वो सर्वमान्य हो जाता है, किसी पार्टी और दल का नहीं रह जाता। रही बात हम एक विशेष नेता के जो खुद ही जेल जा चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका ये कहना कि सीबीआई इस गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है वैसा करवा लिया, ये बिल्कुल निराधार है। देखिए, हमेशा ये जानना चाहिए कोई घटना होती है, अपराध होता है तो उसकी जिम्मेवारी केस लड़ने की स्टेट की होती है और स्टेट ही उस पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता। कोई एग्रीव्ड पार्टी होती है यानी दुखी होती है, जो पार्टी होती है, पीड़ित पार्टी होती है, वो सहयोग कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर ओनस होता है, उस पर उत्तरदायी तो होता है कि वो केस को प्रूव करे नीचे से लेके ऊपर तक। चूंकि ये मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया तो स्टेट के बिहाफ पर ये सीबीआई काम कर रही है, इसीलिए वो
पिटीशन डाल रही है, याचिका डाल रही है, लेकिन ये कहना कि कोर्ट जो चाह रहा, कोर्ट को अपने अनुसार सीबीआई करा रही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल जफर साहब, इस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जफर, इस बार हमारे साथ जफर गिलानी साहब जुड़ चुके हैं, कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। जफर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जफर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो फैसला निकल के सामने आया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और कितना अहम फैसला मानते हैं आप इसे सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, फैसला जो है वो रीअफर्मेंस है जुडिशल सुप्रीमेसी का, रीअफर्मेंस है रूल ऑफ लॉ का। और इसमें जो पूरे मुल्क में लोग, सेकुलर लोग वेट कर रहे थे कि जजमेंट इसमें जस्टिस हो, जल्दी हो, उसको रास्ता खुल गया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये क्रिमिनल एक्ट है, इसके क्रिमिनल्स को पनिश होना चाहिए। 1994 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के ज़रिए लाया हुआ वो एक्ट का सेक्शन 4 से डिसाइड किया था, इसमें मुकदमात को एवेट करने की बात कही गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है और इसके क्रिमिनल्स को पनिश होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको रीअफर्म कर दिया है। जो अभी तक डिले हो रहा था, सीबीआई जो इसमें डिले कर रही थी जानबूझ के, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अपने मास्टर्स के कहने पर, वो अब नहीं कर पाएगी। और अब 2 साल के अंदर इंशाल्लाह केस डिसाइड होगा और जो गिल्टी है उनको सजा होगी। गिलानी साहब, लेकिन कई हमारे साथ विशेषज्ञ विश्लेषक जुड़े और उनका यही कहना था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी यहाँ पर पहल की जा सकती है, बहुत अच्छी कोशिश की जा सकती है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं कि बिना वजह केस की सुनवाई यहाँ पर नहीं टाली जाएगी, केस का ट्रायल जहाँ था वहीं से शुरू होगा, केस के जज का सुनवाई होने तक ट्रांसफर नहीं होगा, तमाम चीज़ें, पर डे हियरिंग की बात की 2 साल में। लेकिन एक चीज जिनको उनको अंदाजा नहीं है, उन लोगों को जो लोग कह रहे हैं, हाँ। तो समझ रहे हैं शुरू का ट्रायल चल रहा है, 175 गवाह पेश हो चुके हैं लखनऊ में। हाँ। लिहाजा उनको अंदाजा नहीं, जो लोग वहाँ बैठे कमेंट कर रहे हैं आपके स्टूडियो में। नहीं, लेकिन गिलानी साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि कितनी चुनौतियों का सामना, कितनी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। 2 साल में फैसला तो यहाँ पर करना है, लेकिन शुरुआत से अब कुछ नहीं चुनौती होना है। अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हो गया है, सीबीआई भी अब अपने पीएमओ के इंस्ट्रक्शन का इंतजार नहीं कर सकती है। जज साहब पहले से ही इंटरेस्टेड थे, हर जज इंटरेस्टेड था इसमें जो यहाँ पर सीबीआई कोर्ट में आता है ट्रायल करने में। नाउ ही इज बाउंड टू होल्ड द ट्रायल ऑन डे टू डे बेसिस एंड द केस विल बी ओवर विद इन 2 years। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर उठता हुआ आया है कि टाइटल जो केस है उसमें भी ऐसी ही तेज तर्रार फैसलों की या फिर सुनवाई की, से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक उसका टाइटल से नहीं है, आप लोग जहन से निकाल दीजिए। ये सिर्फ डिमोलिशन का क्रिमिनल केस है, इसका कोई टाइटल से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो मेन केस है, क्या उसमें नहीं लगता कि यहाँ पर भी इतना उसमें फास्ट हियरिंग होनी चाहिए? कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, उसकी बिल्कुल हियरिंग होना चाहिए डे टू डे, लेकिन वो डिफरेंट बेंच उसे जो सुनेगी वो डिसाइड करेगी। ये बेंच इससे मुतालिक केस नहीं कंसिडर कर रही थी। अब वो केस जब भी आएगा टेकअप होगा, उस पर वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डे टू डे, उसको खुद ही करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसको किसी लोअर कोर्ट को डायरेक्शन नहीं देना है। काजमी साहब, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। देखिए, एक तो मैं अभी लालू जी का रिएक्शन आया, जिलानी जी का आया, मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर मौजूदा उसमें हमने ये कहा था कि 1947 के बाद से जो इस देश के हालात हुए उसमें लाखों मुसलमानों के फसादों में हत्याएं हुई। गुजरात एक ऐसी जगह है जहां नरेंद्र मोदी के रहते हुए वहां जो झगड़ा हुआ तो उसके बाद लोगों को इंसाफ मिला और वहां के मंत्री तक जेल में गए हैं। और अगर आज इस बात को देखा जाए कि सीबीआई ने जो केस की रिक्वेस्ट करके और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो उन्होंने फैसला दिया है कि इसकी सुनवाई होगी और 2 साल के अंदर अंदर होगी, तो इससे कम से कम देश के लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, रावत जी एक फाइनल कमेंट, वक्त कम है मेरे पास, रावत जी फाइनल कमेंट। मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार के केस से राम मंदिर के निर्माण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक पर आपने बोला है कि सुनवाई होनी चाहिए डे टू डे, इसी प्रकार से अगर दोनों वर्गों में, दोनों समुदाय में समझौता नहीं होता है तो मंदिर निर्माण के लिए भी आपको डे टू डे सुनवाई करने का आदेश देना चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट आपसे भी जस्टिस मिश्रा।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पड़ा हुआ है पेंडिंग केस है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वो अपने निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपने बोझ को देखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रखेंगे और सुनवाई करेंगे। वो तो उन्होंने संकेत कर दिया था कि समाधान से कुछ रास्ता निकाल दिए। इससे जैसा पहले टाइटल सूट या इसमें जो उसका केस और ये क्रिमिनल केस से कोई फर्क नहीं। एक और छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतों के हिंदू विरोधी रुख के कारण पैदा हुआ, जिसके कारण वो ढांचा गिरा। यह ना कोई षड्यंत्र था, ना कोई साजिश थी, और मुझे लगता है कि अंततः सर्वोच्च न्यायालय भी अपने ट्रायल के बाद यह पाएगा कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। डे टू डे हियरिंग की बात, पूरी जो कार्रवाई है वो होगी, जो पूरी अदालती कार्रवाई 2 साल का समय की बात कही गई है, इसको भी सही। देखिए, अदालत में हमारा विश्वास है, अदालत जो भी निर्णय करेगा, जो भी प्रक्रिया अपनाएगी, उसमें कानून को मानने वाले नागरिक की तरह उसके साथ चलना चाहिए। हम चलेंगे, लेकिन जो तथ्य हैं, जो परिस्थितियां थी, वो साफ बताती हैं कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। यह छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतों का ही षड्यंत्र है कि इस तरह का माहौल बना और वे षड्यंत्र का केस करने के लिए केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार को मजबूर किया था। लेकिन मानते हैं राखी रही हैं। तो तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। हर कोई अपनी तरह से इस फैसले को यहाँ पर देख रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।